ये थी हमारी शिक्षा, यही वो शिक्षा थी जो हमें मूल्य परक धरती के आधार पर खड़े होकर के ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के शीर्ष पर पहुंचाती थी। आज मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद और देश की गुलामी के सैकड़ों वर्षों के बाद फिर अपने भारत केंद्रित ये शिक्षा नीति आई है। यदि मैं ये समझता हूँ कि मोटा मोटा यदि मैं ये कहूँ कि इस नीति का उद्देश्य 2030 तक 100% सभी जीआर स्कूली शिक्षा में समावेशी सार्वभौमिक शिक्षा का सुनिश्चितीकरण करना है। सबको शिक्षा मिले, हर हालत में उसको सुनिश्चित करना है। एक तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, ये 2020 तक जो बीच बीच में बच्चे ड्रॉप आउट कर देते थे, परिस्थितिवश जो भी कारण रहे होंगे, उन बच्चों को किसी तरीके से पकड़ करके और वो ड्रॉप आउट न करें, उनको मुख्य धारा में वो रहें, ये भी इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। 12वीं स्कूल तक 3 वर्ष में वो आंगनबाड़ी, क्योंकि सभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक के जो बच्चा है उसका बेहतर विकास होता है, उसका मस्तिष्क का 85% तक विकास होता है। तो हमारी जो कमेटी है, जो कस्तूरी रंगन जी, पद्म विभूषण कस्तूरी रंगन जी जो इसरो के चेयरमैन भी रहे हैं और बहुत ही देश और दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में जिनका नाम आता है, उनकी कमेटी ने भी इसको कहा है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चा है इसमें सर्वाधिक मस्तिष्क का विकास होता है और हम उस अवसर को जाने नहीं देना चाहते। इसलिए आंगनवाड़ी से लेकर के और उसकी उच्च शिक्षा तक, आंगनवाड़ी में 3 वर्ष रहेगा, इसलिए हमने 10+2 को हटा दिया, हमने 5+3+3+4 किया है। 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी में रहेगा और वहीं से वो उसको खेल खेल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से लेकर के भिन्न भिन्न तरीके से उसको उसके मस्तिष्क का टोटली कैसे करके विकास कर सकते हैं, शुरू से वो किस दिशा में, किस विधा में जा सकता है, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और इसलिए ये जो स्कूली शिक्षा, ये बुनियादी साक्षरता के साथ ये जो साक्षरता और संज्ञात्मक क्षमता का जो विकास करना है, और वो भी विकास ऐसे नहीं है जो शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा शिक्षणेतर गतिविधियां, वो सांस्कृतिक क्षेत्र का हो सकता है, वो खेल हो सकता है, योग हो सकता है, गीत हो सकता है, संगीत हो सकता है, वो तमाम प्रकार की गतिविधियों के साथ यह वोकेशनल स्ट्रीम को साथ जोड़ रहे हैं। मतलब हम लोग पढ़ाई के साथ पाठ्येतर अन्य गतिविधियां और ये वोकेशनल जो पाठ्यक्रम है उसको साथ जोड़ रहे हैं, और वो भी इंटर्नशिप के साथ कर रहे हैं। 6वीं से ही अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो उस आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला में जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत का निर्माण चाहिए, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत हो, उस श्रेष्ठ भारत और नए भारत के निर्माण की दिशा में ये जो शिक्षा है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो ये शिक्षा है, निश्चित रूप में ये एक ऐसा आधारशिला बनेगी जो इस पर गौरव महसूस करेगा इस देश का हर व्यक्ति। और जो प्रधानमंत्री जी ने उसका सूत्र भी दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये उसके रास्तों को भी और मजबूत करेगा। और इसलिए हम कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप के साथ हम वोकेशनल ला रहे हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ वो न केवल किताबी ज्ञान को अर्जित करे, बल्कि वो प्रैक्टिकल भी हो। उसका जो ज्ञान है और उसका प्रैक्टिकल ये स्कूली शिक्षा से सुनिश्चित हो जाए, साथ साथ हो जाए। और जब स्कूली शिक्षा करके वो बाहर निकले तो ये पूरी आत्मविश्वास के साथ एक स्किल को लेकर के वो कहीं भी जाए। यदि स्कूली शिक्षा से और आगे बढ़ रहा है तो जिस विधा में वो लगातार आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए पूरी आधारशिला उसकी खड़ी होगी, वो बहुत तेजी से जंप मारेगा, आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप में वो जो कला होगी, जो अपने गांव में, आसपास में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में जिस तरीके का परिवेश होगा, जो स्थानीय उत्पादन होंगे, जो संभावनाएं वहाँ विकास की होंगी, उससे उसको जोड़ करके ये स्कूली शिक्षा से हम लोग शुरू करेंगे। बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम दुनिया का पहला देश होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता
स्कूली शिक्षा से पढ़ाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हम लोग शुरू से ही करेंगे। ये दुनिया का पहला हमारा देश होगा और इसलिए इसको भी हमने ये कहा है कि मातृभाषा में करेंगे। हमारे देश की वैसे तो हजारों हजारों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लेकिन हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं हैं। हम इस बात को, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट इस बात की सशक्त पक्षधर रही है कि हम सभी भारतीय भाषाओं का सशक्तिकरण के पक्षधर हैं। हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हम सभी भाषाओं को, पंजाबी सहित सभी 22 की 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करना चाहते हैं। और इसलिए प्रारंभिक शिक्षा हम कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा में करना चाहते हैं, ताकि वो भाषा भी जिंदा रहे। और ये भी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने, विश्लेषज्ञों ने ये कहा है कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, जब अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में वो जो बच्चा लेता है तो उसको कई गुना ज़्यादा फलक पर वो आत्मसात करता है, उसका व्यक्तित्व उभरता है। और इसलिए पूरे देश के सभी राज्य इस बात के पक्षधर थे कि हाँ, ये जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, ताकि उसको और तेजी से विकास का मौका मिले और हमारे भारत की जो ये भाषाएं हैं ये भी सशक्त हो सके। यूनेस्को ने भी इस बात को कहा है। यूनेस्को ने हमेशा ये कहा है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ही होना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क था, जो मैं पीछे के समय से देख रहा हूँ, तब अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है। किसी भी प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। एक भाषा उसकी मातृभाषा होगी और एक भाषा, कोई भी भारतीय भाषा ले, वो जिसको भी लगता है कि यदि वो आंध्र में है, तेलुगु है तो तमिल ले सकता है, तमिल है तो तेलुगु ले सकता है। जो भी भाषा को, एक भारतीय भाषा को ले और एक और स्वतंत्र है वो, क्योंकि उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो कौन सी भाषा सीखना चाहता है। हम उस पर थोपना नहीं चाहते हैं, लेकिन मातृभाषा में, क्योंकि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, वो चाहे जापान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, यदि प्रथम शीर्ष 20 देशों को देखा जाए तो लगभग 80 से 90% देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं। वो हमसे पीछे नहीं है और इसलिए हमने तय किया है कि मातृभाषा में ये प्रारंभिक शिक्षा, और जहां तक हो सके यदि कोई प्रदेश उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको डिग्री देना चाहता है, वह माध्यमिक शिक्षा तक ले जाना चाहता है, तो उसको वो स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए ये जो भाषा है, ये हमारी अभिव्यक्ति का मजबूत स्तंभ है। और हमारी भारतीय भाषाएं, जो हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाएं, हम इनको और सशक्त करेंगे। इनके खूबसूरती है, इनमें ज्ञान है, इनमें विज्ञान है, इनमें अनुसंधान है, इसमें ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम इस देश की प्रगति के शिखर पर एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए मातृभाषा इसका बहुत मजबूत पक्ष है। हम जो ये बच्चा है, इस बच्चे को 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन करना चाहते हैं। मूल्यांकन का भी तरीका बदलना चाहते हैं। वो केवल अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान का ही मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मूल्यांकन 360 डिग्री होलिस्टिक हो, उसमें मूल्यांकन का सुधार हो और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने का विषय हो। उसका मूल्यांकन वो स्वयं भी कर सकता है, उसका अध्यापक करेगा, उसके माता पिता करेंगे, उसका साथी भी करेगा। जब उसका मूल्यांकन ये सब लोग करेंगे, उसको लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, उसकी कोई भी कमी धीरे धीरे खत्म होगी और स्वतः स्फूर्त वो मूल्यांकन करेगा। अब हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे, बल्कि उसका प्रोग्रेस कार्ड देंगे, कितने प्रोग्रेस कर रहा है वो। और इसलिए उसके पास वो प्रोग्रेस कार्ड होगा, उसके अभिभावक के पास प्रोग्रेस कार्ड होगा। हम उच्च शिक्षा में भी 2035 तक 50% GR करने का हम लोगों का लक्ष्य है, जबकि अभी लगभग 27% पर हैं हम। यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो देश के लगभग 3.5 करोड़ छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में नया प्रवेश मिलेगा। और ये आंकड़ा दुनिया के लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3 करोड़ उच्च शिक्षा में एक साथ बच्चे बढ़ सकेंगे। उच्च शिक्षा में भी देखेंगे आप तो हम बहुत लचीलापन लाए हैं उसमें। और किसी भी विषय में अभी तक क्या होता था, बच्चे पर थोपा जाता था, नहीं यही विषय, इस विषय के साथ ये लेना है, इस विषय के साथ ये लेना है।
और उसकी कोई मजबूरी होती थी, वो अपने को मजबूर पाता था। अब वो छात्र मजबूर नहीं होगा, उसकी इच्छा होगी कि वो कौन सा विषय लेना चाहता है। वो विज्ञान के साथ साहित्य भी ले सकता है, वो संगीत के साथ गणित भी ले सकता है, वो गणित के साथ कॉमर्स का कोई विषय भी ले सकता है। भिन्न भिन्न तरीके से उसको स्वतंत्र होगा कि वो कौन सा विषय लेना चाहता है। उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करेगा, उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा, उसकी प्रखरता, और जिस विषय में वो आगे बढ़ना चाहता है उस विषय पर उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। और जो दूसरा बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है कि क्या कभी कोई बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, एमएससी कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, अब वो परिस्थिति बस 2 साल में उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये जो 2 वर्ष में वो छोड़ करके जाता है तो 2 वर्ष उसके बर्बाद हो जाते हैं। वो फिर लौट कर आता है तो उसको उस स्थान पर भी नहीं मिलता है, नए प्रवेश भी मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हमने डिजी लॉकर्स बनाए हैं, हमने डिजिटल लॉकर्स में हमने एक क्रेडिट बैंक बनाया है। एक क्रेडिट बैंक ऐसा बनाएंगे जिसमें उसके सारे क्रेडिट जमा होंगे। यदि वो 2 वर्ष में छोड़ के जाना चाहता है तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। यदि एक ही वर्ष में परिस्थिति वो छोड़ के जाना चाहता है तो उसको हम सर्टिफिकेट देंगे। यदि 3 वर्ष में छोड़ के जाना चाहता है तो उसको हम डिग्री देंगे। लेकिन यदि वो छोड़ करके जा रहा है और फिर दोबारा उसके सामने अब परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं कि वो दोबारा अपने उस शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो फिर लौट करके अपने क्रेडिट के आधार पर, जहां पर वो जितने अंक उसके हैं, जितने क्रेडिट उसका है, वहां से वो आगे शुरू कर सकता है। और उसको जो क्रेडिट, जो डिजिटल हमारा लॉकर्स है, वो देश नहीं दुनिया में कहीं भी जाए उसके सर्टिफिकेट, अंक सब उसमें रहेंगे। जैसे कार्ड वो निकालेगा, वो प्रमाणित प्रतियां, न उसको भटकना पड़ेगा, न दर दर रूठना पड़ेगा, बल्कि वो जब चाहे उसका वो बैंक है, उसके सारे सर्टिफिकेट से लेकर के प्रमाण पत्र से लेकर उसकी सारी संपत्ति कागजों की उसमें रहेगी। जब चाहे वो तब ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। ये भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि जब हम विश्व के फलक पर जाते हैं, पीछे के समय में जब मैं इस बात की लगातार समीक्षा करता रहा है कि आखिर हमारा टाइम्स रैंकिंग में या क्यूएस रैंकिंग में हम क्यों नहीं शिखर पर पहुंचे। हालांकि 2013 के बाद जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से हमने छलांग मारी है। हम क्यूएस रैंकिंग में भी आए हैं, हम टाइम्स रैंकिंग में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तो जो आईओई हमने किया है, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के और 10 सरकारी क्षेत्र के, ये शीर्ष उत्कृष्ट संस्थाएं विश्व के फलक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। और लगातार हमारे विश्वविद्यालय, हमारे आईआईटी, हमारे आईआईएम, हमारे आईसर, तमाम ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा पर कई शिखर को चूम रहे हैं। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे अभी जो शोध की संस्कृति है वो अभी कम है, और इसलिए इस देश में बहुत तेजी से अनुसंधान हो, शोध हो। और उसके लिए हम लोगों ने जो एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है, वो ताकि पूरे देश के अंदर एक सृजनात्मक, शोधात्मक एक वातावरण तैयार हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और इसको तेजी से हम आगे बढ़ा सकेंगे। एक लोगों में आता था कि यूजीसी है, एनसीटीई है, इधर एआईसीटी है, और 3-4 चीजें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग भटकना पड़ता है लोगों को। अब ये ऐसा नहीं होगा। एक आयोग बनेगा और वो आयोग बन करके उसके नीचे ये 3-4 जो काउंसिल बनेगी, एक अपना प्रशासन देखेगा, एक काउंसिल पाठ्यक्रम और उसका सुनिश्चितीकरण करेगा, एक काउंसिल होगी जो मूल्यांकन और मान्यता का काम देखेगी, और एक काउंसिल होगी जो उसका फाइनेंस को देखेगा। ये तीनों चारों काउंसिल एक छतरी के नीचे होंगी और बहुत तेजी से घूमेगी, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, उसकी लगातार समीक्षा होगी। तो ये भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। एक जो बड़े व्यापक परिवर्तन है, पीछे के दिनों में मैं एक विश्वविद्यालय में गया था और उस विश्वविद्यालय के कुलपति जी से मैंने जब पूछा जब कि आपके यहाँ कितने डिग्री कॉलेज हैं, तो उन्होंने कहा 800 डिग्री कॉलेज। मुझे लगा कि मैंने ठीक से नहीं सुना, तो मैंने दोबारा पूछा कि आपके साथ कितने डिग्री कॉलेज जुड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि 800 डिग्री कॉलेज जुड़े हुए हैं। और दीक्षांत समारोह था।
मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्या किसी कुलपति को 800 डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल का नाम भी पता रह सकता है? और यदि प्रिंसिपल का भी नाम पता न हो तो फिर उसका उसका गुणवत्ता और उसका लगातार उसके उत्कृष्टता पर क्या ध्यान हो सकता है? इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है, इसने कहा चरणबद्ध तरीके से हम उसको कम करेंगे। एक विश्वविद्यालय 300 से अधिक उसके साथ संबद्धता नहीं होगी का मतलब हमको विश्वविद्यालय भी बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी ओर स्वायत्तता, 45,000 डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ, उसमें केवल 8,000 को अभी तक स्वायत्तता है। उसको भी क्रमबद्ध तरीके से जो हमारा नैक है उसकी जो गुणवत्ता के आधार पर ये है, A+ है, B से A में लाएंगे, A से A+ में जाएंगे, A+ से AA+ में जाएंगे। और जैसे जैसे वो सामर्थ्यवान होंगे, सक्षम होंगे ज्ञान को देने में हर दिशा में, वैसे वैसे उनको हम स्वायत्तता भी देते चले जाएंगे। लेकिन हम निश्चित रूप से इन संस्थानों को स्वायत्तता देने के भी पक्षधर हैं ताकि उसको गुणवत्ता बने, लेकिन ये शर्त के साथ कि वो गुणवत्ता किसी कीमत पर उसका स्तर नीचे नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पीछे के समय में जो अभी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको PM ई-विद्या के तहत 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म का सूत्र दिया, 1 क्लास 1 चैनल का सूत्र दिया। अभी भी जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे और संयोजक महोदय भी अपने में बता रहे थे कि किसको पता था, न दुनिया को पता था, न देश को, न हमको, न छात्र को, न अभिभावक को, एक ऐसी परिस्थिति आएगी। और भारत जैसा देश जिसमें 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो घरों में कैद छात्र छात्र किस तरीके से आगे उनकी पढ़ाई हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि जिस छात्र के अंदर ऊर्जा और तूफान रहता है, वो उसको खेलने के लिए न मिले, वो घर के अंदर कमरों में कैद हो जाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं। और वो 2 दिन 4 दिन तो हो सकता है, 1 सप्ताह तो हो सकता है, 10 दिन तो हो सकता है, लेकिन इतने समय के बाद किस मानसिकता से वो बच्चा गुजर सकता है ये समझ सकते हैं आप। लेकिन हमने कोशिश की, शायद दुनिया का हिंदुस्तान पहला देश होगा जिसने 25 करोड़ तक छात्रों के लिए ऑनलाइन की तत्काल व्यवस्था की। अभिभावक को महसूस नहीं होने दिया कि अभिभावक और अध्यापक दोनों ने मिलकर के उस बच्चे को संजोया है, संवारा है। और आज हम बहुत कोशिश में लगे हैं कि अंतिम छोर तक के बच्चे के पास हम कैसे जा सकते हैं। इसलिए हमने स्वयं प्रभा और स्वयं प्रभा के साथ ई-पाठशाला और दीक्षा, इन चारों प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। जिस अंतिम छोर के बच्चे के पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जिसके पास नेट की कोई सुविधा नहीं है, उसको हम दूरदर्शन से कैसे जोड़ सकते हैं। इसलिए 34 जो चैनल हैं वो 24 घंटे चलेंगे, DTH पर होंगे, टाटा स्काई पर होंगे, और इनके माध्यम से हम उस बच्चे तक उसके पाठ्यक्रम को लेकर के जाएंगे। इसलिए ये जो शिक्षा मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूरी टीम रात और दिन लगातार जुटी हुई है। और इसके लिए NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यह हम लोगों ने जोड़ा है, एक बना रहे हैं इस नई शिक्षा नीति के तहत। इसको भी हम ला रहे हैं ताकि जो डिजिटल इंडिया है उसका सपना प्रधानमंत्री का साकार हो सके। और इसको हम बहुत तेजी से आगे कर रहे हैं। हमने 100 जो टॉप 100 विश्वविद्यालय जो मूल्यांकन में 1000 में से टॉप, जिसमें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं, ऐसे विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहमति दे रहे हैं। ये भी शायद विश्व का पहला ऐसा होगा। हाँ, हम समझते हैं कि टोटली ऑनलाइन नहीं हो सकता, लेकिन इन परिस्थितियों में ऑनलाइन और मेनलाइन मिला करके चलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और इसको भी सशक्त करने की जरूरत है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको भी इनका बहुत अच्छा सा लाभ मिलेगा। आपने कहा कि कोरोना के काल में कोविड-19 के बाद की क्या परिस्थिति होगी, आप समझ सकते हैं कि हम इन परिस्थितियों की जो नई शिक्षा नीति है, इसको हम तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग शोध और अनुसंधान में हम अभी भी, यदि आत्मनिर्भर भारत की और दोनों को जोड़ेंगे
तो हम आज विश्व के साथ, विश्व के शीर्ष 127 देशों के विश्वविद्यालय, 127 विश्वविद्यालय जो दुनिया के शीर्ष हैं, उनके साथ स्पार्क के तहत हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत हम पारस्परिक जो अंतर विषय शोध कर रहे हैं, ताकि वहां से कुछ निकलेगा। आपको मालूम है कि अभी हम लोगों ने कोविड के तहत, जो अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस समय जो ये चुनौती है, इसका मेरे नौजवान कैसे मुकाबला कर सकते हैं। जब लोग घरों में रहे होंगे, तब मेरे IIT, IIITs, हमारे विश्वविद्यालयों के NIT, IIM के छात्र प्रयोगशालाओं में बैठ करके रात और दिन वो नया अनुसंधान करके लाए। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे इन IITs ने, चाहे मास्क बनाने का हो, वेंटिलेटर बनाने का हो, ये टेस्टिंग किट जो बहुत सस्ते में, दुनिया में सबसे सस्ता टेस्टिंग किट और 100% तक रिजल्ट देने वाला और कम समय में ही रिजल्ट देने वाला ऐसे टेस्टिंग किट हो, चाहे ड्रोन हो, एक से बढ़कर एक। या युक्ति पोर्टल हमने एक बनाया है, कभी आपको अवसर मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों से यहाँ पर लोग जुड़े हैं, देश के भी बुद्धिजीवी आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जरूर अपील करूंगा, हमारे युक्ति पोर्टल का आप जरूर एक बार प्रवास करें। युक्ति पोर्टल पर इस कोविड के तहत जितने भी हमारे शीर्ष संस्थानों ने शोध किए हैं, अनुसंधान किए, वो उस युक्ति पोर्टल पर एक स्थान पर है। जबकि AICTE ने युक्ति 2 को शुरू किया है, जो हमारे छात्रों के, छात्र छात्राओं के जो विजन है, जो आइडियाज हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है युक्ति 2 में, जब देश का चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, उद्योगपति है, वो उसका विजिट कर सकता है, गांव में अपना आइडिया लेकर के जा सकता है। उस प्रतिभाशाली छात्र को उसके आइडियाज को अपने गांव में लेकर, अपने शहर में लेकर के एक नया निर्माण कर सकता है। और जो 6 करोड़ हमारे लघु उद्योग हैं, यदि इन 6 करोड़ लघु उद्योगों में भी मेरे एक छात्र का जो आइडिया उस तक पहुंचेगा, तो ये कायाकल्प होगा। मेरा जो आत्मनिर्भर भारत मेरे देश के प्रधानमंत्री की कल्पना है, निश्चित रूप में हम उसको साकार करने की दिशा में और तेजी से हम बढ़ेंगे। इस दिशा, ये जो युक्ति 2 के अलावा हम लोगों ने इस बीच मनोदर्पण, क्योंकि बहुत मानसिक स्थिति से अभिभावक, अध्यापक, छात्र छात्राएं बहुत मानसिक स्थिति का दबाव महसूस कर रहे थे, हम पहली बार मनोदर्पण को लाए, तनावग्रस्त न रहे, इसलिए देश के 500 से भी अधिक विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और विशेषज्ञों ने हमको अपनी फ्री सेवा दी है। हम कभी भी 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कोई भी छात्र छात्रा, यहाँ तक कि अभिभावक परामर्श ले सकता है, और ऑनलाइन में उसको सभी प्रकार की सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। एक पोर्टल तो दिया है, क्या, कब, कहाँ क्या करना चाहिए, उसके साथ वो लगातार कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि हमने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन किया था। ये औषधि, कोविड-19 की औषधि के खोज, और जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चल रहा है, उसने तो गजब करके रखा है। हमारा जो स्मार्ट हैकाथॉन में इस समय भी ऐसी परिस्थितियों में भी हमने ऑनलाइन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन है, जिसमें 4.5 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया। और 4.5 लाख छात्र छात्राओं ने, चाहे वो रक्षा मंत्रालय का हो, चाहे वो ग्रामीण मंत्रालय का हो, चाहे उद्योगपतियों का हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभाग और उद्योगपति, इन तीनों के संयुक्त रूप से इस हैकाथॉन को हमने किया। और बहुत आइडियाज आई हैं, बहुत सारे विभागों ने हमारे उन बच्चों के, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय हो, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, और चाहे उद्योगपति हो, उन्होंने हमारे इस हैकाथॉन से जो समस्याएं दी थी, उन समस्याओं के समाधान के रूप में हमारे छात्र छात्राओं ने उसको एक सूत्र के रूप में दिया, और जिसका वो लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि PPP मोड में भी हम लोग करें, उद्योगों के साथ, IIT के साथ मिल करके हम आपस में पाठ्यक्रम करें। अभी होता क्या था, IITs में जो हम पढ़ा रहे हैं या इंजीनियरिंग में पढ़ा रहे हैं, उसका कोई वास्ता उद्योग से नहीं होता था, उद्योग का उससे कोई वास्ता नहीं होता था। अब हमने कहा कि लगभग 50% एक तो उद्योगों के साथ मिलकर के वो पाठ्यक्रम तय करेंगे, और उन उद्योगों में ये मेरा जो छात्र है वो 50% तक का वो अपना अनुभव उसके साथ बांटेगा। मुझे भरोसा है कि जो नई दिशा में अब काम हो रहा है, इससे मेरा देश बहुत सशक्त होगा, समृद्ध होगा, और जो
जो स्किल है हमारे उसको विकास होगा। वैसे भी अभी जब अभी चर्चा हो रही थी कि नीट और जेईई की परीक्षाओं में हमने नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप निकाला, बहुत सारे ऐप निकाले इस बीच, एक के बाद एक अनुसंधान हम लोगों ने किया है। मैं आभारी हूं कि मुझे आपने याद किया। और जो किताब भी मैं देख रहा था आपने, गुप्ता जी आपको बहुत संतुष्ट होगी, आपने दुनिया के तमाम देशों के अध्ययन करने के बाद जो चीज़ पाई है, मुझे भरोसा है कि ये नई शिक्षा नीति जब आपने पढ़ी होगी तो जो आपने अध्ययन किया वो उस अध्ययन का समाधान इस शिक्षा नीति में, और केवल एक ड्राफ्ट मात्र नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले जब हमारे सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षकों के साथ संवाद किया था तो उन्होंने कहा कि हम इच्छा शक्ति के साथ, और इसको केवल एक ड्राफ्ट नहीं है, और हम इसको लागू करेंगे। और बहुत सारे लोगों की यही थी, शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे देखते हैं लागू कैसे होती है। हम लोगों ने शिक्षा नीति बनाने के साथ साथ उसका रास्ता भी बनाया हुआ है। हम अब नहीं बना रहे हैं रास्ता, हम बिल्कुल तैयार हैं, और कुछ चीजों को तो हमने लागू कर दिया है। हमने स्कूली शिक्षा में और उच्च शिक्षा में, दोनों शिक्षाओं में इस शिक्षा नीति के साथ साथ उसको क्रियान्वयन कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, किस तरीके से होगा, हम बिल्कुल बहुत आश्वस्त हैं। हमने उसका मार्ग तय कर रखा है। मुझे भरोसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति से हम हर हालत में भारत की इस नई शिक्षा नीति, जो दुनिया की इस सदी की सबसे खूबसूरत नीति है, जो मूल्यों पर आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी में विश्व के शिखर तक जाने की रास्ते को तय करती है, ये नई शिक्षा नीति आई है। मैं एक बार फिर आपके प्रति बहुत आभारी हूं, आपने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री रमेश पोखरियाल जी। आपने इतने विस्तार के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में हमको बताया, और यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमने सिर्फ एक शिक्षा नीति को नहीं लाया है, हमें पता है कि हम उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और आपने इतने विस्तार से हमको बताया कि हमने कोविड के इस दौर के दौरान भी हमने किस तरीके से चाहे वो हमारा मनोदर्पण प्लेटफॉर्म हो जिसके अंतर्गत छात्रों को ये सुविधा मिलती है, या फिर एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बात हो, या फिर वो एक युक्ति पोर्टल की बात हो, ये इस चीज़ को बताता है कि किस तरीके से सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर के काम कर रही है और देश को आगे ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड ये बहुत ही खुशी का विषय है हमारे लिए कि हम एक ऐसी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं जो मूल्यों पर आधारित है, और जो एक हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी अपनी जो मातृभाषाएं हैं, उनके अंतर्गत हम आगे शिक्षा को लेकर के जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर आपका, आपने इतना समय दिया और इतने विस्तार से इस बारे में हमको बताया। तो अब हम अपने आज के कार्यक्रम के अगले दौर की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है हमारे अगले वक्ता के बारे में आपको बताते हुए। प्रोफेसर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ये बहुत ही जाने माने नीति निर्माता, विचारक, लेखक हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें पिछले करीब 10 से 11 सालों से जानता हूँ। और इस लंबे अरसे के दौरान कई बार गुप्ता जी से मेरी मुलाकात भी हुई है, हमने बातचीत भी की है, और मैं जानता हूँ कि वो किस लेवल तक जाकर के चीज़ों को सोचते हैं जब वो कुछ लिखने के लिए कोशिश करते हैं। एक ख़ास बात उनके बारे में ये है कि वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर के सोचते हैं। जब मुझे याद है जब वो हमारी किताब जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में जाकर के वहाँ पर बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, अभिभावकों से और शिक्षकों से चर्चा करते थे। उनसे पूछते थे कि वहाँ पर अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना है, अगर हमें शिक्षा को ज़्यादा उपयोगी बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। और यही एक वजह है कि उनके जितनी भी नीतियों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जितनी भी किताबों के ऊपर उन्होंने काम किया है, पुस्तकों पर काम किया है, ये चीज़ निकल करके आती है कि वो एक ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, वो सिर्फ एक ऊपर की बात नहीं करते हैं।
गुप्ता जी को एक बहुत बड़े इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता जाने माने जैसा मैंने बताया एक नीति निर्माता, विचारक और लेखक हैं, और पिछले कई सालों से वो शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था इन सभी क्षेत्रों के अंदर गहन रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से नीति के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ भारत के अंदर नीति पर काम किया है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत ही जाने माने नीति निर्माता हैं। उन्होंने WHO, यूनेस्को और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के साथ भी पिछले कई सालों के अंदर काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि उनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही गहराई के लेवल पर होती है, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करते हैं, और इससे उनकी किताबों के अंदर भी जो चीज़, पुस्तकों के अंदर भी जो कंटेंट होता है, उसके जो सार होता है, वो बहुत ही उपयोगी हमारे लिए होता है। अभी हाल ही में हमने उनके साथ उनकी जो एक नई पुस्तक योर डिग्री इज़ नॉट एनफ के ऊपर काम किया था, जिसमें शिक्षा को लेकर के उन्होंने काफ़ी मूलभूत बिंदुओं पर बात की थी, जिनको अभी आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी ने भी जिनके बारे में चर्चा की। प्रोफेसर गुप्ता, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएँ, अपनी इन दोनों पुस्तकों के बारे में भी हमको और बताएं, हमें अवगत करें आप, और क्या इनके अंदर नई चीज़ें आपने लेकर के आई हैं। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को भी उनका इंट्रोडक्शन भी दें, और उनको भी आमंत्रित करें हमें अपने विचारों से अवगत कराने के लिए। प्रोफेसर गुप्ता सर। धन्यवाद ललित जी, और सबको नमस्ते, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और विश्व युवा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें ये आयोजन एक्चुअली दिल्ली में करना था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कोविड के चलते हम लोग को ये ऑनलाइन करना पड़ा। एक तो ये फायदा भी है कि ऑनलाइन के कारण शायद हम 23 देशों से हजारों लोगों को जोड़ पाए, और अपने बीच आज हमारे पास हैं परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, डॉक्टर राजीव कुमार जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। अब जब ऐसे दिग्गज अपने साथ हो तो मेरे को संक्षिप्त में ही अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने पिछले वक्ता और अपने आगे के वक्ता डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त में ही अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सानिध्य में, और ये कहिए मैं डॉक्टर मोहन भागवत के सानिध्य में बैठा हूँ। मेरी हर पुस्तक के लिए डॉक्टर मोहन भागवत जी बहुत बड़े प्रेरक हैं, चाहे वो शिक्षा की रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य की रही हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की रही हो। हर पुस्तक मेरी इनसे विचार विमर्श, आदान प्रदान के चलते ही उसका आइडिया जन्म लेता है, और उसी पे मैं काम करता हूँ। तो शिक्षा के बारे में मैं पहले आपको बताऊं, ये मेरी तीसरी पुस्तक है। मैंने करीब 2 वर्ष पहले जब मैं स्वास्थ्य की पुस्तक हुई, और जब लोक नीति निर्माण पे एक पुस्तक लिखी जिसमें कि लोग जन भागीदारी से संस्थागत परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, उसके बाद मैंने आपसे चर्चा की कि अब जो है शिक्षा पे कुछ करना चाहिए। मैं करीब 35-40 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, देखा है मैंने वहां पर कैसे कैसे लोग प्रगति करते हैं और देश ये आगे कैसे बढ़े। और परम पूजनीय के लिए शिक्षा का जो विषय है उनके लिए बहुत करीब है, तो उन्होंने मार्गदर्शन किया, लोगों से जोड़ा भी, तो मैंने इस पुस्तक पे काम शुरू किया। बड़े वैज्ञानिक तरीके से इस पुस्तक में आप बहुत से चीजों को पाएंगे। जैसे मैंने समायोजित किया है, एक चीज की हर कोई बताता है कि क्या पढ़ना है। आप किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहें, बताएंगे क्या पढ़ना है, कोई ये नहीं बताता कैसे पढ़ना है। इस बुक में आप देखेंगे 6 तरीके बताए गए पढ़ने के लिए, और कौन से तरीके उपयोगी हैं। आज की डेट में IQ जरूरी है या EQ जरूरी है? अगर EQ जरूरी है, क्या EQ बढ़ाया जा सकता है? अगर बढ़ाया जा सकता है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या साइंस के साथ म्यूजिक और स्पोर्ट्स ज्यादा प्रभावी बनाता है आपको क्रिएटिविटी देता है? उसका भी इसमें विस्तार से वर्णन है। आज से लगभग 3 साल बाद विश्व की स्थिति क्या होगी, रोजगार कैसे होंगे, आप अगर रोजगार में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पता था। तो ऐसे बहुत से विषयों को मैंने समायोजित करके इस पुस्तक में डाला, और इस पुस्तक में इन सब चीजों पे विस्तार से और भी चीजों को कवर किया गया। ये तो हुई शिक्षा की पुस्तक की बात। फिर इस साल करीब 6 मार्च को जब मैं आया और मैंने ये पुस्तक परम पूज्य जी को भेंट की, तो फिर मैंने बताया कि अब सर मैंने स्वास्थ्य लोक नीति निर्माण शिक्षा पे लिख दिया, अब अगला विषय तो लॉजिकली इकोनॉमी आता है। तो इनसे विचार विमर्श हुआ, और मैं आपको
बता भी सकता हूं कि इसका प्रेरणा कहां से मिली है। सन 2015 में विजयदशमी की स्पीच में परम पूज्य जी ने अपने संदेश में कहा था, हमको एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक मॉडल लाना चाहिए, हमें बाहर के फॉर्मूले ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे इस देश के लिए। वहां से मैंने उस आइडिया का सृजन हुआ, फिर चर्चा आदान प्रदान होता रहा विचारों का, फिर इस पुस्तक पे मैंने काम शुरू किया। तो 6 मार्च को जब चर्चा हुई तो बात हुई कि मैं करीब 1 साल में इस पुस्तक को लिखूंगा, और ये पुस्तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाएं उसको एड्रेस करेगी। और जब मैं लौट के आया मुंबई तो कोरोना ने विकराल रूप धारण कर चुका था तब तक। फिर मैंने सोचा 1 साल में लिखूंगा, तब तक तो अर्थव्यवस्था तो इस हाल में रहेगी नहीं, बिगड़ चुकी होगी काफी, तो क्यों ना इसको एक इसका कंसाइज क्रिस्प रूप में डाला जाए। तो मैंने इस पुस्तक को 19 अप्रैल को लिखना शुरू किया, 28 अप्रैल को खत्म किया, और इसका शुरू का ही जो मूल संदेश था वो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत था। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि हम लोग ने हमेशा कहा है कि भारत एक युवा देश है, एवरेज एज हमारी 29 साल है देश के लोगों की अगर पॉपुलेशन देखी जाए, और 35 साल से कम लोग 65% हमारी जनसंख्या का है। ये बात तो हुई डेमोग्राफिक डिविडेंड की, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हमारे लिए जानना कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कितने समय तक रहेगा हमारे पास। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं कहता हूं डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें और डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी देखें तो हमारे पास कुल समय जो है वो 25 साल का है। इन 25 सालों में यानी कि 2045 तक हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या क्या करना है उस पुस्तक में उसी चीज का ढांचा है, चाहे हम किसानों को देखना हो, चाहे एमएसएमई को देखना हो, चाहे युवाओं के रोजगार को देखना हो, हमें उसमें इस पुस्तक में इन्हीं सब चीजों का समावेश है। और मैं अब निवेदन करूंगा परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी से कि इन पुस्तकों का लोकार्पण करें और विमोचन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए अब जो है कार्यक्रम में सबसे ज्यादा कठिनाई वाला क्षण एक वक्ता के लिए तब होता है जब उसको बोला जाए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करो जिसको पूरा विश्व जानता है। अगर आप विश्व में सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व की सबसे ऊपर यह संस्था आती है और उसके परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी सरसंघचालक हैं। अगर आप समाज सेवा कैसे की जाती है और लोग राष्ट्रीयता को और देश को आगे कैसे लाते हैं स्वयं को समर्पण करते हुए, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर मोहन भागवत जी के बारे में मेरे को इंट्रोड्यूस करना बड़ी कठिनाई होगी, जितना मैं उनको जानता हूं महान चिंतक, विचारक और रिफॉर्मर है। वो हमेशा सामाजिक एकता और भारत की अखंडता को जोड़ देते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और जो लोग उनको जानते हैं, जिन्होंने उनके व्याख्यानों को सुना है, वो जानते हैं कि वो बहुत गहरा मैसेज बहुत सरल तरीके से दे देते हैं। और उनका कोई भी व्याख्यान अगर आप सुनेंगे आपके दिमाग से वो निकल जाए ऐसी संभावना नहीं है। ऐसे महान हस्ती, हम लोग के प्रेरक डॉक्टर मोहन भागवत जी परम पूज्य, आपके उद्बोधन के लिए, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय राजीव जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी और आदरणीय ललित जी, और इस आभासी माध्यम पर उपस्थित सभी
आत्मीय बंधु भगिनी, ये जो दोनों विषय है ये मेरी तज्ञता के विषय नहीं है। समाज का काम करना पड़ता है तो समाज के स्थिति के बारे में एक साधारण जानकारी ऐसे सभी लोगों को रखनी पड़ती है, उतनी मैं रखता हूं। ऐसा होने पर भी इन दो पुस्तकों के विमोचन के लिए मुझे शायद इसलिए आमंत्रित किया होगा राजेंद्र जी ने कि हम लोग पिछले 5-6 साल से मिलते हैं, बात करते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं और चर्चा में ध्यान में आता है कि विचार की दिशाएं हमारी बहुत जगह मिलती है और इसलिए शायद उन्होंने कहने के बाद ज्यादा देर मैं ना नहीं कर सका, परंतु अब कर रहा हूं। और उन्होंने कुछ मेरे भाषण के बारे में वर्णन किया है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने वर्णन किया है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। उचित दिशा में नीतियों के बदलाव के बारे में मेरे पूर्व के 2 वक्ताओं ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है और वास्तव में भारत के आत्मनिर्भर होने में और आगे बढ़ते बढ़ते क्रमशः विश्वगुरु होने की दिशा में इन नीतियों का बहुत अच्छा योगदान रहने की संभावना बहुत बनी है। तो इसी दृष्टि से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं और ये जो मैं बातें बताऊंगा ये दोनों पुस्तकें उसी दिशा में जो जमीन पर करने की बातें हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करती है। उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पुस्तकों में है और वो पुस्तकों से ही पढ़ने में मजा है, परंतु कुल मिलाकर ये दिशा जहां से प्राप्त होती है, क्योंकि रेखा बनती है तो उसका एक प्रारंभ बिंदु होता है और उसका एक गंतव्य बिंदु होता है। ये दोनों हुए बिना कोई दिशा नहीं बनती और प्रारंभ बिंदु से निकलना है तो प्रारंभ बिंदु से निकलते समय हम किधर कदम बढ़ाते, कैसे कदम बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, इस पर गंतव्य पाना निर्भर करता है। कदम बढ़ाते रहे, चलते रहे तो एक न एक दिन पहुंचना निश्चित है। और इसलिए अभी कोविड के संदर्भ में चर्चा बहुत हुई, पुस्तकें भी उसी संदर्भ में कुछ बातें उसमें लिखी गई है, विशेषकर ये अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है उसमें, परंतु विषय तो शाश्वत है। भारत के लिए ये शाश्वत विषय है। दुनिया को द्वितीय महायुद्ध के पश्चात धीरे धीरे इसका एहसास हुआ है। 2 बार और युद्ध हुए राष्ट्रों में तो स्वाभाविक एक विचार ऐसे दुनिया का बना कि ये छोटी इकाइयां बाधक है, विश्व को एक विश्व बनना चाहिए। विश्व एक कैसे बनेगा? तो जिन विचारों के आधार पर इतनी नेत्रदीपक प्रगति उस समय के इन विकसित देशों ने की थी, उसका आधार तो विज्ञान था और उस विज्ञान के आधार पर उनका एक दृष्टिकोण बना था, अस्तित्व के सत्य की एक समझदारी बनी थी, जिसको 4 वाक्यों में कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर और राइट्स। इन 4 बातों को मूल में लेकर और विज्ञान का तरीका हाथ में लेकर कि जो प्रत्यक्ष प्रयोगों से सिद्ध होगा, जो हमारे सामने हम दिखा पाएंगे और सब जगह उसी प्रकार से फिर से दिखा पाएंगे, रेप्लिकेबल है, वही सत्य है। और भौतिकता, जड़वाद
और उसके चलते आगे उसकी तार्किक परिणति वाले कुछ मूल्य, जैसे इंडिविजुअलिज्म है, ऐसा या उपभोक्तावाद है, कंज्यूमरिज्म है, ऐसा लेकर ये सारी बातें चली। और इसलिए ये कहा गया कि दुनिया को एक करना है तो दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट बनाना चाहिए। लेकिन एक तो ये अनुभव आया 2005 में, यूनो का इन बातों का विचार करने वाला जो विभाग है, उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है, उसने ये कहा है कि अभी तक हम मानते थे कि सबको अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति वगैरह छोड़ के इस एक बाजार के मॉडल के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा और सब जगह एक ही प्रकार से विकास होगा, क्योंकि विकास की हमारी एक ही व्याख्या और वही ठीक है। अब इतने प्रयोग होने के बाद हमारे ये ध्यान में आता है कि ये सब गलत था और फिर भी हमने चलाया, उसके कारण नुकसान भी बहुत हुए, ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो एक मॉडल सर्वत्र नहीं चलता, सबको अपना अपना मॉडल बनाना पड़ेगा। यह बात उस समय से सारा विश्व बोल रहा है, लेकिन विश्व के पास भी मॉडल कौन से हैं? दो ही है। एक तो व्यक्ति को प्रमुख मानकर बाकी सबको गौण मानने वाला एक मॉडल है, और दूसरा समूह को प्रमुख मानकर बाकी सबको गौण मानने वाला मॉडल है। प्रकृति को, पर्यावरण को दोनों ने गौण माना है। एक कहता है मनुष्य की सत्ता है, दूसरा कहता है कि समाज की सत्ता है। समाज को बड़ा करने के लिए व्यक्ति को गौण रखो, छोटा रखो, दबाओ, या व्यक्ति को बड़ा करने के लिए उसको पूरी स्वतंत्रता दो, समाज को छोड़ दो, पीछे छोड़ो, गौण करो, दबाओ। अब इन दोनों से सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए दुनिया कहती कि इकोनॉमी इसके लिए चलती है, एंडलेस एंड्स है और लिमिटेड मीन्स है, उसमें सुख से कैसे जीना, वो सुख तो मिलता नहीं। ये धीरे धीरे अनुभूति आते आते ही कोरोना का प्रकरण हुआ उसमें, और ये बातें जरा प्रखरता से ध्यान में आ गई कि हमको अब तीसरा विचार करना पड़ेगा। लेकिन तीसरा विचार क्या है? तीसरा विचार हमारे पास है, जो हमारा परंपरा से आया हुआ विचार है, उसके मूल्य शाश्वत है, उसका रूप समय के अनुसार बदलता रहा है। दोनों पुस्तकों में समय के अनुसार उसका क्या मूल्य होना, रूप होना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी विस्तार पूर्वक चर्चा की है। गुप्ता जी हमारे चिंतक तो है ही, लेकिन वो हवा में चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यावहारिक सामयिक ऐसा चिंतन करते हैं और परिणाम लाने पर विश्वास करते हैं, परिणाम लाकर देखते भी है। ये मुझे मालूम है, पहले से मालूम है। पुस्तकें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तकों में क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि उनके साथ काफी चर्चाएं होती रही थी। और सारा उसमें उसको बताना भी आसान है। उदाहरणार्थ ये टफ चॉइसेस वाला जो पुस्तक है अर्थव्यवस्था पर, उसके एक प्रकरण में क्रमशः दिया है, एक 20 मुद्दे ऐसे दिए हैं जिसमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। उसी का वर्णन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत इन शब्दों में किया है, और ये बिल्कुल सही दिशा है, क्योंकि ये विश्व जो मानता है कि अपनी अपनी हस्ती मिटाकर सारे लोग बाजार के एक मॉडल में एक हो जाए, ये होना संभव नहीं है। आत्मनिर्भर राष्ट्रों का परस्पर सद्भावनापूर्ण सहयोग करते हुए आगे बढ़ना एक विश्व के नाते, ग्लोबल मार्केट नहीं, ग्लोबल फैमिली के नाते, वसुधैव कुटुंबकम के नाते, यही बात हो सकती है, दूसरी हो नहीं सकती। क्योंकि प्रत्येक सत्ता का अस्तित्व है, व्यक्ति का भी है, समाज का भी है, सृष्टि का भी है, और इन सब के पीछे जो कारण है उसको लोग ईश्वर कहे या न कहे, उसको जड़ माने या चेतन माने, लेकिन उस तत्व की भी अपनी सत्ता है। शरीर की सत्ता है, शरीर के सुख को ही सुख मानकर चलते नहीं चलेगा। मन की भी सत्ता है, शरीर के साथ मन का, मन के साथ बुद्धि का, चारों सुख चाहिए, और सब
सब प्रकार से सुखी होने के बाद भी उसमें मन नहीं दी, मॉम हू सोल्ड हिज फेरारी वगैरह जैसी और उपन्यास फिर लिखने लगते लोग, क्योंकि उसके परे कुछ है, आत्मा का सुख चाहिए। हम सुखी हुए, मैं सुखी हुआ तो मैं सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि सबको सुखी करना पड़ेगा, और सबको सुखी रहना है तो सृष्टि को प्रसन्न रखना पड़ता है। ये सारा अनुभव हम ले चुके हैं, और कोरोना के काल में जब अपनी अपनी लड़ाई प्रत्येक देश को लड़नी पड़ी है, एक भारत जैसा देश है जिसने अपनी दवाइयां भेजी दुनिया में, लेकिन भेजने के लिए बाकी दुनिया के पास था ही नहीं कुछ, हमने भेजी। लेकिन अपने अपने देश के लोगों में ऐसे स्थिति में मनोबल को ठीक रखना, यानी पिछले कोरोना काल सहित पिछले कई वर्षों का अनुभव है, दुनिया में बहुत सारे आर्थिक चढ़ाव उतार हुए, सबसे कम परिणाम भारत पर हुआ। भारत कोई बहुत श्रीमंत इकोनॉमी वाला, प्रगत इकोनॉमी वाला देश आज नहीं गिना जाता, फिर भी ऐसे ही इस कोरोना के कालावधि में तुलनात्मक दृष्टि से साधन में हम कम होने के बाद भी उसका परिणाम हम लोगों पर कम है, उसका भय हम लोगों पर, हमारे समाज पर कम है। सावधानी पूरी है। पहले 2-4 लॉकडाउन में जिस प्रकार अनुशासन का सारे समाज ने परिचय दिया, तो सावधानी पूरी रखते हैं लोग, लेकिन डरते नहीं है। मन पर जो आघात हुआ होता है ऐसी परिस्थिति में हमारे यहां बहुत कम है, जो है वो हमको बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि अब तक इतना भी नहीं था। ये सारी बातें कहां से आती है? आत्मनिर्भर भारत की आत्मा वहां पर है, और उस आत्मा को समझे बिना और ये सारी दिशाएं अपनी ठीक हो नहीं सकती, रह नहीं सकती। अभी है, इसका कारण उसका विचार हुआ है, उसको सबने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के बलबूते सब है। प्रहलाद की कथा है, प्रहलाद राजा बने त्रिभुवन की, श्री विष्णु की कृपा से नरसिंहावतार होने के बाद, हिरण्यकश्यप के वध के बाद उनको राजा बना दिया तीनों लोकों का। तो इंद्र की बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि सब देवलोक मानते थे कि हिरण्यकश्यप बनने के बाद हमको मिलेगा राज्य, लेकिन वो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के ही पुत्र को मिल गया। तो फिर कुछ दिन शांत रहकर बाद में इंद्र प्रहलाद के पास गया, याचक का वेश धारण करके गया, क्योंकि प्रहलाद की यह प्रतिज्ञा थी कि कोई याचक आएगा तो जो मांगेगा वो देकर उसको तृप्त करके ही मैं रहूंगा। तो गया और प्रहलाद को उसने कहा कि महाराज, आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं, मेरे मन में जो है आप देंगे तो वचन दीजिए। प्रहलाद ने कहा, वचन की आवश्यकता नहीं है, मेरी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा है, तुम इंद्र हो, मैं पहचान गया हूं, और तुम मेरा राज्य लेने के लिए आए हो ये भी मैं जानता हूं, लेकिन तुम याचक के वेश में आए हो तो मांगो, मैं दे दूंगा। संकल्प कर दिया प्रहलाद ने। तो उसने कहा, नहीं, मैं राज्य वगैरह नहीं मांगूंगा। मांगना तो वही था, लेना तो वही था, लेकिन पॉलिटिकल करेक्ट नहीं था ऐसे बोलना शायद, इसलिए इंद्र ने कहा, मुझे आपका सत्व चाहिए। अब ये सत्व क्या है? तो अस्तित्व के सत्य की जो समझदारी अपनी है, उसके आधार पर हम अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। प्रतिकूलताओं में भी अपने रास्ते को नहीं छोड़ते, प्रतिकूलताओं पर मात कर अपना रास्ता बनाते। ऐसे कोई व्यक्ति या कोई समाज सदियों से करते रहता है, तो उसके कारण उसका जो बल बनता है उसको कहते हैं सत्व। वो सत्व और उसकी जो सत्य की समझदारी है वो सत्य, ये दोनों मिलके मनुष्य का स्वत्व बनता है, यानी आत्मा बनती है। प्रहलाद के सत्व को मांग लिया, अपने सत्य की समझदारी पर पक्के पैर रखकर प्रतिकूलताओं में रास्ता निकालते हुए, प्रतिकूलताओं के मार को सहन करते हुए अडिग होकर एक दिशा में चलना, ये जो उसकी बात थी उसको मांग लिया इंद्र ने। तो वो सत्व एक पुरुष की आकृति धारण करके प्रहलाद के शरीर के बाहर गया। पूछा प्रहलाद ने, कौन हो आप, कहां जा रहे हो, मेरे शरीर में क्या कर रहे थे? ने कहा, मैं तुम्हारा सत्व हूं, तुमने इंद्र को दे दिया, वहां जा रहा हूं। उसके जाने के बाद दूसरा एक निकला,
प्रहलाद ने पूछा अब आप कौन हो और आप क्यों जा रहे हो? तो कहा मैं तुम्हारा शील हूं, जहां सत्व है वहां शील रहता है, और सत्व इंद्र के पास गया तो मैं उसके पीछे जा रहा हूं। उसके बाद और एक निकला, उसने कहा मैं बल हूं, जहां शील है वहां बल रहता है। उसके बाद और एक निकला, उसने कहा मैं तुम्हारा तेज हूं, जहां बल है शक्ति है वहीं तेज है। और इन सब के बाद एक महिला निकली शरीर से, तो पूछा तुम कौन हो माता? तो उसने कहा मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं, वैभव हूं तुम्हारा, क्योंकि ये 3-4 जहां रहते हैं वहां मैं रहती हूं, सत्व शील बल और तेज, ये 4 जहां है वहां समृद्धि, लक्ष्मी मन की और शरीर की समृद्धि रहती है। तो वो चले गए, इसलिए मैं जा रहा हूं, जा रही हूं। एक सत्व का हरण करके प्रहलाद का सब कुछ इंद्र ने ले लिया। अब हम देखेंगे तो कई दिन हम जो भटक रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, उसका कारण यही दिखाई नहीं देता क्या? हमारे लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमने माना ही नहीं, इसलिए हमारा क्या है उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने कहीं पंचवार्षिक योजना रूलिंग प्लान से ली रशिया के, हमने कहीं पर दुनिया के पश्चिम के देशों का और अनुकरण किया, इसका अनुकरण करो उसका अनुकरण करो, इसमें हमारा तो कुछ नहीं हो सका। और जिस दिन हमने सोचा कि हम अपने बलबूते खड़े करेंगे, अपनी आकांक्षाओं पर चलेंगे, उस दिन से हमारी प्रगति हो रही, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही, प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मनिर्भरता के लिए ये जो आत्मभान चाहिए वो सब में है कि नहीं? क्योंकि ये सारे प्रयास जो होते हैं ना, वो सामूहिक प्रयास होते हैं। किसी भी देश की प्रगति उस देश के नेतृत्व पर जितनी निर्भर है, सही नीति पर जितनी निर्भर है, कार्यक्षम तंत्र पर जितनी निर्भर है, उतनी ही किंबहुना उससे अधिक उस देश के सामान्य समाज के संकल्प और गुणवत्ता पर निर्भर है। ये आत्मभान सब में जगाना होगा, नहीं तो आज भी उदाहरण मिलते हैं। पुराना उदाहरण तो पुराने तो है ही, आपके पास भी होंगे। मुझे पता है हमारे विदर्भ में एक नायडे काका थे, नारायण देवराव पांडे पांडे, उन्होंने कंपोस्ट खाद तैयार करने का बहुत सफल प्रयोग किया। किसान अपने को चाहे जितनी खाद अपने घर में बना सकता है, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, रासायनिक खाद लेने की जरूरत नहीं। और 30 वर्ष उसका वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च वगैरह सारा करके आधुनिक विधा के अनुसार उसकी स्थापना करके वो दिल्ली में लेके गए। उन्होंने बताया मुझे, 80 के दशक में उन्होंने अपना अनुभव बताया। 20 साल हो गए थे ये सारा करके, 60 साल, 60 के दशक की बात है। दिल्ली में गए और उन्होंने ये दिया तो ये कहां से? तो यवतमाल विदर्भ, अच्छा इंडिया का है, हाँ। वो कूड़ेदान में डाला गया, उनके सामने ही। उनके इस संशोधन का उपयोग तंत्र करे, इसके लिए 40 साल जाने पड़े। भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस पर से और कुछ प्रकल्प अपने यहां पर शुरू किए, तब से उसको ग्रहण किया गया। आज वो तो सारी बातें सर्वमान्य होगी। लेकिन अपने देश में उपलब्ध अनुभवजन्य ये ज्ञान 40 साल पड़ा रहा, उसका उपयोग करके हम अपना खर्चा बचा नहीं सके, अपने लोगों को सुविधा नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे घर सारी दुनिया से जो अच्छा है हम लेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी स्वदेशी यानी विदेश का जो कुछ है सबका बहिष्कार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए जो उपयुक्त है, हमारी शर्तों पर हम सब लेंगे। ज्ञान के बारे में तो हम आमंत्रित करते हैं, आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वता, सारे चारों ओर से, और अच्छे अच्छे विचार हमारे पास आए। परंतु इनको हम हमारे रंग में रंगाएंगे। हमारी अपनी कल्पना है जीवन की, वैसा जीवन खड़ा करेंगे तो ये हमारी समृद्धि है। कोरोना में एक्सपोज हो गया ना, वास्तविक अमीरी क्या है, वास्तविक समृद्धि क्या है, वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, सारी बातें आती। हमारे यहां
अर्थशास्त्र को यह कहा गया है कि विश्व की प्रजा का योगक्षेम करने वाला शास्त्र है। प्रजा यानी जिनका जन्म होता है उन सबको जीवित रखने वाला, उनका जीवन चलाने वाला वो अर्थशास्त्र है। और इसलिए हमारे यहां अर्थशास्त्र का विचार करते समय समृद्धि का विचार करते हैं, वास्तविक समृद्धि का। समृद्धि पाने के संसाधन, उसका भी विचार होता है, लेकिन उसके साथ जीवन ठीक चले इसलिए इन समृद्धि का और संसाधनों का उपयोग संयम के साथ करने का संस्कार भी रहता है। इन दोनों का विचार होता है। ऐसा पूर्ण विचार करते हुए हमारी आर्थिक नीति स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, इसलिए हम पीछे होते। अच्छा है कि प्रारंभ हो गया, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे, परंतु वही करने वाले केवल सरकार में बैठे लोग नहीं होते, प्रशासन में बैठे लोग होते हैं, जनता भी होती है। कोरोना के लिए आह्वान हुआ, जनता ने पालन किया, इसलिए हम एक सफल प्रतिकार का उदाहरण कोरोना के लड़ाई में दुनिया के सामने रख सकते। तो इन सब लोगों का प्रशिक्षण करना पड़ेगा, नहीं तो बातें धरी रह जाएगी। वामन गए, दान मांगा, बलिराजा देने के लिए तैयार है, जल छोड़ रहा है, लेकिन शुक्राचार्य की इच्छा नहीं है, वो जल गिरे और वो झाड़ी में जाके बैठ गए, तो झाड़ी उल्टी करके भी जल बाहर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये जो आत्मभान है और आत्मविश्वास है, अपने लोग कुछ कर सकते। आज ये समस्या है, हमारे यहां इनोवेटर्स बहुत है, अच्छी अच्छी कल्पनाएं लाते हैं, लेकिन हमारे यहां का है तो उसको दिखाई नहीं जाता। अमेरिका से वो लाइसेंस लेते हैं, एफडी लाइसेंस क्या बोलते हैं उसको, और उनके प्रोडक्ट्स वहां जाते हैं, वहां खपते हैं, यहां मिलता नहीं। मेरे पास अभी एक यंत्र है, वो रोज 1.5 घंटा सुबह शाम बैठने से वो तुरंत कई बीमारियों का कंट्रोल करता है। उसकी परीक्षा तक करने का हो सकता है, अभी चलता हो, नहीं चलेगा, वो काम का नहीं है, काम का नहीं है ये निष्कर्ष परीक्षा के बाद आना चाहिए, लेकिन वो अपने यहां का, इसलिए उसकी परीक्षा ही नहीं होगी। और छोटे बड़े व्यक्तियों की बात, बायोकॉन जैसे कंपनियों के सामने भी ये समस्या है। अपने देश की कंपनी, पूर्णतः अपने को लाभ देने वाली, अपने लोगों ने चलाई हुई, उनके दुनिया में मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट्स भी हमारे यहां चलने में दिक्कतें क्यों आती? दूसरा कोई कारण नहीं। ये जो आत्मभान है और अपने लोगों पर, अपने ज्ञान पर, अपने कर्तृत्व पर दुनिया से ग्रहण करके उसको अपने उपयोग के लिए तैयार करने के अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज चाहिए, प्रशासन चाहिए, शासन भी चाहिए, सबको मालूम चाहिए, उसकी स्पष्ट कल्पना चाहिए। आत्मनिर्भरता ये केवल हमारे जीवन को चलाने के सब साधन हमारे पास है, इतना केवल सवाल नहीं है। चीनी का इथेनॉल बनाएंगे, हम डालेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमने एक अल्टरनेटिव खड़ा किया है, नॉन पॉलिटिक, अच्छी बात। मैंने ऐसा भी सुना कभी, अभी नहीं, बहुत पहले, कि खूब शराब बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा शराब हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसके आधार पर हम वैभव संपन्न बनेंगे। शराब का वैभव भारत का वैभव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक मूल्य व्यवस्था का नाम है, एक स्वभाव का नाम है, उसमें ये बातें नहीं बैठती। ऐसे विचार करते हुए आत्मभान और आत्मविश्वास के साथ आगे चलना है। हमारी समग्र एकात्म दृष्टि, उसके लिए सामयिक नीति, उसको अमल में लाने की कार्यवाही और उस कार्यवाही की समीक्षा करते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं तो काम होता है। हनुमान जी के वर्णन में ऐसा आता है कि धृति, दृष्टि, मतिर, दाक्षम 4 गुण थे उनके, इसलिए ये जिनके पास है उनके काम कभी असफल नहीं होते। तो उनके पास धैर्य से प्रयास करने का, सतत प्रयास करने का एक मात्रा था। दृष्टि थी उनको, विजन थी, मति थी, और दाक्षम यानी सतत मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, ये बहुत महत्व की बात है। अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे विचार अच्छे व्यक्तियों द्वारा
दिए जाने के बाद भी उसकी कार्यवाही नीचे तक ठीक चले, इस पर ध्यान रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए यह सारा करते हुए आगे जाना है तो उस प्रकार का मन बनाना पड़ेगा। मन बनाना पड़ेगा तो उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी, आज जो है उनको देनी पड़ेगी, आने वाले भावी पीढ़ी को जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही उनको भी देनी पड़ेगी। उसमें तो अच्छा कदम बढ़ाया आपने सुना, लेकिन जो है उसको अमल करने वाले उनको भी सबको ये पहुंचा है क्या, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। और इसलिए इन दोनों पुस्तकों का महत्व है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस सारी तात्विक पार्श्वभूमि का भी उसमें उल्लेख है, परंतु इससे भी ज्यादा आज के समय में अपने देश की स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए इसके सुझाव है, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। उसमें से कुछ वेल ट्राइड सुझाव है, अधिकांश है। तो इसका अध्ययन करते हुए अगर ये सुझाव लागू करके देखे जाए, प्रयोग के ही तौर पर क्यों ना हो, रिजल्ट मिलने पर मान्य कीजिए, तो फिर एक अत्यंत सुयोग्य कार्य पद्धति मिलेगी इन सारी नीतियों को। और फिर इन नीतियों के आधार पर देश को आगे ले जाते जाते सब मामलों में विश्व का गुरु बनने की क्षमता रखने वाला भारत खड़ा होने में मदद होगी। इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार और उसका पठन पाठन बहुत होकर इस प्रकार की स्थिति इस देश में उत्पन्न हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुप्ता जी को भी उनकी पुस्तकें कितनी जाएगी, कहां तक जाएगी, इससे ज्यादा इस बात से आनंद होगा कि इसका देश के लिए ऐसा उपयोग हो गया। वो आनंद उनको मिले, ऐसी शुभकामना उनको देता हूं और इन पुस्तकों का योग्य रीति से पठन करने की और विनंती आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर भागवत जी। जैसा मैंने कहा था वैसा ही मैं खुद सुन रहा था, फिर वही बात, बहुत से गहरे मैसेज बहुत सरल तरीके से बता दिए। बहुत कम ऐसा प्रोग्राम में होता है जब एक वक्ता को दो बार प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो। अब मेरे को धन्यवाद ज्ञापन करना। आप ये सोचिए कि एक प्रोग्राम में जब एक व्यक्ति कई पीढ़ियों के लिए बहुत गहन संदेश और एक रोड मैप देता है और मार्गदर्शन करता है, तो उसका धन्यवाद ज्ञापन कैसे किया जाए। हम लोग को ये भी मालूम है कि परम पूज्य डॉक्टर भागवत जी के प्रोग्राम साल भर पहले, जैसे हम लोग तो बहुत छोटे मोटे लोग तो मिनट टू मिनट एक प्रोग्राम का बनाते हैं, उनका साल भर के प्रोग्राम मिनट टू मिनट बनते हैं। ऐसे में सर आपने हम लोग के लिए समय निकाला और हम लोग का मार्गदर्शन किया, इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो जो आपने कहा है इस देश को काफी आगे बढ़ाएगा और गति देगा अपने कार्यक्रमों को जो हम लोग के चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री और बाकी उनकी टीम कर रही है। हमारे बीच डॉक्टर निशंक जी भी हैं जिन्होंने अमूलचूल परिवर्तन की पहल की कई सदियों बाद, कई दशकों बाद, और उन्होंने भी समय निकाला। वो भी काफी व्यस्त है क्योंकि आज शिक्षा नीति के बारे में हर कोई बात कर रहा है। तो आपने समय निकाला सर, हम हृदय से आपकी आभारी हैं। डॉक्टर राजीव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि सरकार देश को कैसे तैयार करी है कोरोना के बाद इसको आगे बढ़ाने की, और इस समय क्या क्या चीजें चल रही हैं। राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे परम मित्र हैं डॉक्टर ललित सिंह जो पेशे से डॉक्टर हैं और अब शिक्षा की ओर मुड़े, मैक्रो ऑयल में काफी अच्छा काम कर रहे हैं देश के। ललित जी आपने इसका संचालन काफी अच्छे से किया, आपको भी आभार। और जैसा कि बताया ललित जी ने कि 23 देशों से हजारों लोग जुड़े हैं। मुझे मालूम है कुछ मैसेज आए मेरे पास, कुछ लोग के यहाँ 4 बजे थे सुबह के, उन्होंने बोला हम 4 बजे उठ के अमेरिका में इसको देखेंगे। कुछ लोगों के लिए 4 बजे गुड मॉर्निंग आपको, कुछ लोगों के लिए गुड आफ्टरनून है, कुछ लोग के लिए गुड इवनिंग, और ऑस्ट्रेलिया से जो बहन भाई जुड़े हैं उनके लिए आज रात्रि है तो गुड नाइट है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगेन जन्माष्टमी की और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की और हृदय से आभार। जय हिंद।